Hello everyone. So I am here with the next video of the series of coordination compounds which is based on the bonding between metal ions और ligands. ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमने बहुत सारा टॉपिक कर लिया था, लाइक इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म हो गया है, वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी हो गया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उसको जाके देखिए, क्योंकि उसको बहुत सिंपल वे में बताने का मैंने ट्राई किया है और बहुत ट्रिक्स भी बताए हैं जिससे आप उसके बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर ले लो, आइसोमेरिज्म है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के भी कई जगह क्वेश्चंस पूछते हैं इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन, उसके एप्लीकेशंस को लेके, तो उसको आप जाके एक बार जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी विच इज अ CFT थ्योरी विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज इसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को दो पार्ट्स में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ इसका क्या करेंगे, पोस्टुलेट्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFT, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके में बताऊंगी, इसलिए इसको लास्ट तक देखना है वीडियो को। एंड कैलकुलेशन ऑफ CFSE वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉम्प्लेक्सेस में। इसके बाद देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो CFSE की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं एंड उसके एप्लीकेशंस, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? In crystal field theory, the bond between metal ions and ligand is considered to be purely ionic. Electrostatic interaction means what? इस crystal field theory में metal जो है और ligands के बीच का जो bond है वो कैसे कंसिडर किया जाता है? आयोनिक कंसिडर करते हैं। आयोनिक मीन्स व्हाट? जो प्लस और माइनस चार्ज या जो चार्ज होते हैं अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। जैसे प्लस और माइनस के बीच जो होता है इस सबको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरैक्शंस, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से मेटल और लिगेंड्स के बीच का बॉन्ड कैसा है? आयोनिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था कि मेटल और लिगेंड्स के बीच का बॉन्ड कैसा है? कोऑर्डिनेट टाइप कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या है कि बॉन्ड कैसा होगा मेटल्स और लिगेंड्स के बीच का? आयोनिक। दूसरा, सच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन आयोनिक क्रिस्टल्स NaCl, सो नेम्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो बॉन्ड्स है आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड किन के बीच एग्जिस्ट करता है? आयनिक क्रिस्टल के बीच। जैसे NaCl है, NaCl कैसे एग्जिस्ट करता है? Na+Cl-। तो इनके बीच जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। और ये कैसा है? NaCl, इसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। इसकी वजह से इस थ्योरी का भी नाम, क्योंकि इसमें भी ये बोला है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसा है? आयनिक। दैट्स वाई दिस थ्योरी इज ऑल्सो नेम्ड एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, हियर मेटल कैटायन एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली अब आयनिक बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो अपने कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पॉजिटिव चार्ज कौन होगा? आपका मेटल, क्योंकि मेटल में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज होगा आपका मेटल, और नेगेटिवली चार्ज जो होगा वो कौन सा होगा? आपका लिगेंड्स। लिगेंड्स जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। लिगेंड्स में आपके माइनस चार्ज भी हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट Cn- हो गया, सारे हेलोजेंस हो गए, ये नेगेटिव चार्ज। या फिर डाइपोल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, जैसे वाटर एक डाइपोल है, एमोनिया एक डाइपोल है, तो इसमें एक नेगेटिवली चार्ज एंड होता है। जैसे ऑक्सीजन नेगेटिवली है क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एमोनिया जो नेगेटिवली है तो इस डायरेक्शन से बॉन्ड बनेगा, और वाटर के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो आपके लिगेंड्स है वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेंगे, और आपका जो मेटल है वो पॉजिटिव चार्ज, और उन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा? आयोनिक बॉन्ड। ठीक, हियर CFT कंसिडर्स दैट ईच लिगेंड एज अ पॉइंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे ऐसे इस तरह से कंसिडर नहीं किया है, मतलब कि उसके डायमेंशंस है, रेडियस है, उसका स्फीयर होगा, उसका कोई सरफेस एरिया होगा चार्ज को एज अ डायमेंशन के कंसिडर नहीं किया। उसने माना है कि जो लिगेंड्स है वो एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, और जो आपका कैटायन है वो एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब चार्जेस को कंसिडर किया एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द मेटल इज सच दैट देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम। मतलब मेटल्स है, जैसे आपका मेटल है, मेटल के आसपास जो है वो लिगेंड्स अरेंज होंगे। 6 लिगेंड्स हो सकते हैं, 4 है, 5 है। तो ये जो लिगेंड्स है वो इस तरीके से अरेंज रहेंगे कि इनके बीच, मतलब लिगेंड्स के बीच जो रिपल्शन लगेगा, बिकॉज सारे लिगेंड्स कैसे नेगेटिव चार्ज है ना, सारे लिगेंड्स को कैसे कंसिडर किया? नेगेटिव चार्ज, और सेम चार्जेस के बीच में होता है रिपल्शन। तो इनके बीच जो है इस तरह से अरेंज होंगे मेटल्स के साथ, मतलब जो लिगेंड्स है वो मेटल के पास इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके बीच रिपल्शन, मतलब लिगेंड्स के बीच आपस में जो रिपल्शन होगा वो कैसा हो? मिनिमम हो। क्योंकि रिपल्शन अगर ज्यादा होगा
तो जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से अरेंज होंगे कि लिगेंड्स के बीच मतलब माइनस चार्ज स्पीशीज के बीच जो रिपल्शन फोर्स लगेगा वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। ठीक है। When metal ion is present in free form, then its 5d orbitals are degenerate, that is have same energy. But as soon as the metal comes in contact with ligands, then the degenerate d orbitals get split into two set of orbitals in order to attain the stability and minimize the repulsion. Means what? कि अगर आपका मेटल आयन, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन है, वो अगर फ्री फॉर्म में मतलब किसी भी लिगेंड्स के कांटेक्ट में नहीं है, जैसे आयरन मान लो फ्री फॉर्म में है, आयरन 2+ फ्री फॉर्म में, इसके आसपास कोई भी लिगेंड्स नहीं है, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स के 5, अपने को पता है डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, पांचों डी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, डीजेनरेट। डीजेनरेट मीन्स सभी के पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जो मेटल आयंस है वो लिगेंड्स के कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स है इन सारे की एनर्जी सेम नहीं होगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। मतलब कुछ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिक्रीज जाएगी, मतलब दो सेट में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। कुछ की एनर्जी डिक्रीज रहेगी और कुछ की एनर्जी इंक्रीज रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन या जो लिगेंड्स उसको सराउंड कर रहा है मेटल आयंस को, उस पे बेस्ड कि वो किस तरीके का फील्ड क्रिएट कर रहा है, फील्ड के हिसाब से उनका जो स्प्लिटिंग है वो चेंज होता है। ठीक है। नाउ द स्प्लिटिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड, जैसे अपन 3 फील्ड्स पढ़ेंगे, मेनली ऑक्टाहेड्रल फील्ड हो सकता है। ठीक है। जहां 6 लिगेंड्स आ रहे हो तो उसमें स्प्लिटिंग अलग होगी, मतलब जैसे 2 सेट बनता है ना, T2G सेट बनता है और EG सेट बनता है, तो ऑक्टाहेड्रल में इनका एनर्जी लेवल उल्टा रहेगा, जैसे T2G ऑक्टाहेड्रल में नीचे होता है और EG ऊपर होगा। ठीक है। वैसे ही टेट्राहेड्रल में अपोजिट हो जाता है और स्क्वायर प्लेनर फील्ड में अलग अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है। तो अलग अलग फील्ड्स में डिफरेंट स्प्लिटिंग होगी आपके डी ऑर्बिटल्स की और उसके हिसाब से उसका एनर्जी को हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। और हम तक देखते हैं, तो पहले हम लोग अगर और स्प्लिटिंग वगैरह डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं डी ऑर्बिटल्स की, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डी ऑर्बिटल्स का शेप कौन सा होता है, कौन से उसके टाइप्स है, ये सब। तो हम यहाँ पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल्स के 2 सेट के बारे में या 2 टाइप्स के बारे में। एक होता है डी ऑर्बिटल्स का एक्सियल, ठीक है, दूसरा होता है डी ऑर्बिटल्स नॉन एक्सियल। ठीक है। एक्सियल मीन्स व्हाट, जिनके जो लोब्स है वो एक्सिस पे लाई करें, ऑन द एक्सिस लाई करे, वो होंगे एक्सियल। और जिनके लोब्स जो है वो बिटवीन द एक्सिस लाई करे, बिटवीन द एक्सिस लाई करे, वो कौन से होंगे, नॉन एक्सियल। ठीक। अब एक्सियल वाले के एग्जांपल कौन से, जिसके एक्सिस पे लाई करते हैं, वो है आपके dx² y² और ये dz²। ये जो 2 एक्सिस है ये ऑन द एक्सिस लाई करते हैं और ये दोनों सेट मिलते हैं EG सेट बनाने के लिए, बिकॉज ये 1 2 2 है, डब्ल्यू डी जनरेट, इसलिए E फॉर डब्ल्यू डी जनरेट, इसलिए EG। नॉन एक्सियल कौन से होंगे आपके, dxy, dyz और dzx, जिनके लोब्स जो है वो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं और ये तीनों सेट मिलके बनाते हैं क्या, आपका T2G सेट। 1 2 3 ट्रिपली डी जनरेट, इसलिए T2G सेट में आएगा। जैसे हम मान लो इसका स्ट्रक्चर देखना है, dx² y² मीन्स मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ऑन द एक्सिस लाई करेगा, मतलब ये एक्सिस में, एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे इसके लोब्स। वैसे dz² का ये है, मान लो dz², ये आपका z एक्सिस हो गया। ठीक। तो ये वाला आपका कौन सा हो जाएगा, dz को जो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। वैसे अगर dxy अगर देखिए बिटवीन द एक्सिस मीन्स मान लो ये x है, ये y है, ये हो जाएगा आपका बिटवीन द एक्सिस। ठीक। साइन देखना है तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरीके से। ठीक। dyz अगर देखना है तो ये y हो गया, मान लो ये z, तो इसका भी कहाँ होगा, बिटवीन द एक्सिस। ठीक। प्लस प्लस और माइनस माइनस। dzx है, मतलब जो z एक्सिस और x एक्सिस के बीच में लाई करेगा। ठीक है। तो ये हो गया प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, तो ये हो गया जो बिटवीन द एक्सिस लाई करेंगे और ये ऑन द एक्सिस लाई करेंगे। तो ये कौन सा सेट है, EG सेट, ध्यान रखना, और ये T2G सेट। अब ये पता चल गया हमको डी ऑर्बिटल्स के टाइप्स, कौन सा किस में स्प्लिट होगा, कौन से फील्ड में कैसे स्प्लिट होना है, कौन सा नीचे रहेगा, किसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी, उसको अब हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वेरियस फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को ये ऑर्डर याद नहीं रहता कि कौन सा किसमें है, ऑक्टाहेड्रल नीचे या ऑक्टाहेड्रल में कौन सा नीचे है, T2G नीचे, EG ऊपर है। तो ये एक तरीके से ट्रिक बना के ये टेबल को ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले मान लो कि ये मेटल आयंस है जब अपने फ्री फॉर्म में है। फ्री फॉर्म में मतलब जब ये किसी भी लिगेंड्स के कांटेक्ट में नहीं है,
तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, सेम। ये कैसा है, मान लो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स जेड स्क्वायर। ये कब है, व्हेन मेटल जो है, मेटल आयन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होने का मतलब होता है व्हेन इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनी काइंड ऑफ लिगेंड। ठीक, अब जब वो लिगेंड्स के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो ऑब्वियसली पहले उसकी एनर्जी क्या होगी, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी होगी इंक्रीज। ठीक है, पहले थोड़ी सी एनर्जी उसकी बढ़ी, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड आ रहा है या टेट्राहेड्रल फील्ड आ रहा है, उसके बेसिस पे इस पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी में क्या होता है, स्प्लिटिंग। मान लो अगर आपका ऑक्टाहेड्रल फील्ड आया, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड जिसमें 6 लिगेंड्स होते, तो इसमें 2 सेट में स्प्लिट होगा। तो इसमें ध्यान रखना कि जो T2G है वो नीचे रहेगा, मतलब ये कौन सा है, T2G सेट, और ऊपर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, EG सेट। ठीक है, T2G सेट और ये कौन सा है, EG सेट। और इसके बीच से जो सेंटर ये जाता है लाइन, सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है, बेरी सेंटर। ओके, ये सेंटर वाली लाइन। अब ये ध्यान रखना कि जैसे EG का एनर्जी क्या हो रहा है, ये एनर्जी लेवल है, EG का एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज, और T2G का एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो जितना इसमें इंक्रीज होगा उतना सेम एनर्जी इसमें डिक्रीज होता है। तो 12 क्वांटिटी याद रखना। इसमें जैसे कितना इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस से इंडिकेट किया, प्लस 0.6। क्यों, 1 2 2 6 2 12, तो कितना इंक्रीज होगा, 0.6 क्वांटिटी से। इसमें कितना डिक्रीज होगा, तो इसमें डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस से इंडिकेट करेंगे, और ये हो जाएगा 0.4। तो ये 1 2 3 4 4 3 12, तो जितना इंक्रीज 6 2 12 उतना ही डिक्रीज 4 3 12। ठीक है, और इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट है कि इनके बीच का जो गैप है, मीन्स ये ऊपर EG सेट और T2G सेट के बीच का जो एनर्जी गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट। ये जो नॉट है, मतलब ये जो O साइन है, ये इंडिकेट करता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड, O फॉर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ठीक है, उसके बाद आता है, ये ऑक्टाहेड्रल का हो गया। नेक्स्ट ये वाला जो स्प्लिटिंग है ये किसका है, आपका टेट्रागोनल वाले का। ठीक है, ये है आपके टेट्रागोनल फील्ड वाले का। तो ध्यान रखो कि आपके जैसे T2G सेट है, T2G सेट में कौन सा ऑर्बिटल होता है, DXY, DYZ, DZX, क्योंकि T स्टैंड्स फॉर ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब जिनकी एनर्जी सेम, ये तीनों की सेम रहती है। EG मतलब E फॉर डबली डीजेनरेट, तो डबली मतलब कौन सा आएगा, DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा DZ स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो T2G है इसमें से जो Z वाले हैं, क्या ध्यान रखोगे, ZX ZX। ठीक है, ZX ZX। तो जो Z वाले हैं, Z वाले कौन से आपके T2G में, ये DYZ है और ये DZX है, तो ये दोनों वही होंगे, मतलब DYZ और ये हो जाएगा DZX। Z वाला आ गया, फिर सिर्फ जिसमें Z नहीं है मतलब DXY, ये हो जाएगा आपका DXY, क्योंकि इसमें भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर किया, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये आपका किससे निकला, EG से निकला, तो EG में भी Z वाला नीचे, X वाला ऊपर। Z वाला कौन सा है इसमें, ये DZ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका DZ स्क्वायर, और ये कौन सा हो गया आपका DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो लास्ट वाला है ये किसका स्प्लिटिंग बता रहा है, ये बता रहा है आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का सेम वही है, ये इधर भी वही कंटिन्यू रहेगा, मतलब ये कौन सा होगा, दोनों, ये होगा आपका DYZ और DXZ। ठीक, ये बस रिवर्स हो जाएगा, देखो यहाँ DZ स्क्वायर ऊपर है, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, मतलब ये इधर चला गया और ये वाला इधर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा DZ स्क्वायर, फिर ये हो गया DXY, बाकी सब एज इट इज DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो सेट है ये है टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, इसे भी पहले एनर्जी क्या होंगे, पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक साथ इंक्रीज होगी, उसके बाद स्प्लिट होगा। पर ध्यान रखना जैसे ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे है और EG ऊपर है, टेट्राहेड्रल में E नीचे रहेगा और T2 ऊपर। G नहीं लगाएंगे बिकॉज G स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री, और चूंकि टेट्राहेड्रल में नहीं होता सेंटर ऑफ सिमेट्री इसलिए इसमें G नहीं लगेगा, सिर्फ E और T2। और रिवर्स ना, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट। ठीक है, E नीचे, E मतलब यही वाले ऑर्बिटल, और T2 मतलब ये 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें ये नीचे ये ऊपर, और इसमें भी फिर एनर्जी भी रिवर्स हो जाएगी, जैसे 2 6 2 12, तो ये डिक्रीज हो रही है इसलिए -0.6,
और इसमें इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस 0.4। और चूंकि इनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा इनके बीच, चूंकि ये टेट्राहेड्रल के लिए इसलिए हो जाएगा डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के बीच में रिलेशन क्या है, टेट्राहेड्रल बराबर आएगा 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। मतलब अगर हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग निकालनी है ये टेट्राहेड्रल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। आप क्विक रिवीजन करेंगे इसका, जिसको समझ आ गया है वो फास्ट फॉरवर्ड कर दो इसके बाद, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, जब मेटल फ्री फॉर्म में है तो यहाँ पे पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रहेगी, ठीक है। इसलिए ये जब वो लिगेंड से कांटेक्ट में आया तो सबसे पहले इसकी थोड़ी एनर्जी इंक्रीज हुई दोनों तरफ, ठीक है। अब मान लो अगर ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करें, ऑक्टाहेड्रल में ये क्यों कम हो रहा है, ये क्यों ज्यादा हो रहा है, हम ये नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। बट अभी चूंकि सबका एक साथ ट्रिक बता रही थी तो इसलिए सबको एक साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो T2G नीचे रहेगा, ठीक है। T2G मीन्स ट्रिपली वाला डी जनरेट ऑर्बिटल, जो कौन सा है, DXY, DYZ और DZX। और EG मीन्स जो डबली डी जनरेट वाला है, ये दोनों। तो T2G नीचे और EG ऊपर। तो जितना एनर्जी EG का इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज होगा। तो इसलिए 6 2 12, 12 अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को डिनोट किया है प्लस साइन से, तो उतना ही डिक्रीज होगा, मतलब माइनस से इंडिकेट किए हैं, 4 3 12, राइट। और इनके बीच का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होगा, डेल्टा नॉट के बराबर, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, ठीक। नेक्स्ट है ये दोनों जो है, ये दोनों कौन सा है, ये है आपका dx² y² और ये हो जाएगा dz²। ये तीनों कौन सा है, dxy, dyz और ये dzx। इसके ऑक्टाहेड्रल के बाद जाएंगे टेट्रागोनल में, ध्यान रखना टेट्रागोनल में, टेट्रा ये भी स्प्लिट होता है, EG 2 में स्प्लिट होगा और EG भी 2 में, T2G भी 2 में और EG भी 2 में। और ZX ZX, तो Z वाला नीचे, YZ ZX, फिर ये X, फिर Z, फिर ये X, ठीक है। फिर आएगा स्क्वायर प्लेनर में, स्क्वायर प्लेनर में जो बीच के दो है उनके ऑर्डर बस रिवर्स हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज। टेट्राहेड्रल में जस्ट ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट, बस उसमें G लग गया है, तो इसमें G नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ E रहेगा और T2 रहेगा, करेक्ट। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे CFSE की वैल्यूज को। तो CFSE की वैल्यू जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दो फील्ड में आएगी। एक तो होता है इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसका अलग से इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अलग फील होगा तो उसका जो CFSE की वैल्यू वो भी अलग आती। और दूसरा होता है वीक फील्ड, ठीक। ये ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो है पेयरिंग एनर्जी लेस होगी किससे, डेल्टा नॉट से, और वीक फील्ड में जो है पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर होती है डेल्टा नॉट से। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयर करने में एनर्जी कम लगेगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले पेयरिंग होगा देन जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या डिफरेंस है ना बिटवीन T2G और EG। और वीक फील्ड में पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए पहले वो जंप करेगा देन उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग। तो वीक फील्ड में ये हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस कौन से हैं, अगर मान लो मेटल 3D सीरीज का, इसको VBT में एक्सप्लेन कर चुकी थी, 3D सीरीज का है और ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर है +3 से, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा। अगर मान लो मेटल 3D सीरीज का है और ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन और इक्वल्स टू +3 के बराबर है, तो फिर हमें लिगेंड्स को देखना पड़ेगा। मतलब अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड का है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, लिगेंड वीक फील्ड का है तो वीक फील्ड। अगर मान लो मेटल 4D और 5D सीरीज का है तो लिगेंड्स की देखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा किस में भराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे फील होगा। और बाकी सारे जो केसेस है, रिमेनिंग जो केसेस होंगे, मतलब इस वाले में जहां लिगेंड्स वीक फील्ड होगा वो सारा किस में भराएगा, वीक फील्ड लिगेंड्स में, ठीक। तो वीक फील्ड में क्या होता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे देन पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले पेयरिंग होगी नीचे की, फिर वो ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा, ठीक। अब इसमें भी है कि D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D3, D8, D9 और D10, इसमें जो है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में एक जैसा इलेक्ट्रॉन्स फील होगा, ठीक। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं और CFSE भी कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो सबसे पहले है D1 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन है आपका ऑक्टाहेड्रल में, T2G नीचे रहेगा और EG ऊपर। तो D1 में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, ठीक। अब इस एक इलेक्ट्रॉन में अपने को पता है कि जितना एनर्जी डिक्रीज हो रहा है उतना ही एनर्जी इंक्रीज होता है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ये डिफरेंस कितना है, -0.4 डेल नॉट, और ये कितना इंक्रीज होगा तो +0.6 डेल नॉट, ठीक। तो ये जो वैल्यूज है वो पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो CFSE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 एक इलेक्ट्रॉन इंटू कितना वैल्यू है, -0.4 डेल नॉट, तो ये आ जाएगा -0.4 डेल नॉट।
समझ आया? तो ये CFSE हो गया किसके लिए? D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर CFSE स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है T2G ऑर्बिटल में मल्टीप्लाइड बाय T2G की वैल्यू कितनी है? -0.4 डेल नॉट प्लस, ठीक, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है EG ऑर्बिटल में मतलब ऊपर वाला इंटू प्लस 0.6 डेल नॉट प्लस आएगा m इंटू पी। m इंटू पी मतलब क्या? यहाँ p होता है पेयरिंग एनर्जी और m होगा कि कितने नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स नए फॉर्म हुए हैं व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। उस नंबर ऑफ जो नए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसी को बोलते हैं m। फॉर एग्जाम्पल अभी m के लिए अगर पहले समझे तो मान लो अगर मैं भर रही हूँ यहाँ पे D4, क्योंकि D4 में अलग रहता है ना वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो D4 में अगर मैं वीक फील्ड की तरफ फिल करूँ, वीक फील्ड मीन्स व्हाट? पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये 4, ये D4 होगा। इसी वीक फील्ड की जगह अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स भरूँ D4 के, तो पहले 1 2 3 और ये हो जाएगा 4, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में हुआ। तो कितने नए इलेक्ट्रॉन के पेयर बने? तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन का पेयर नहीं था और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना, तो इसलिए नए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बने? m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। मतलब जब वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो उसमें जो नए नंबर ऑफ न्यू जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जनरेट होंगे, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स की ही वैल्यू क्या कहलाती है? m। और p तो p रहेगा, जो भी पेयरिंग एनर्जी दिया रहेगा वो। तो ये CFSE के वैल्यू का फॉर्मूला होगा किस फील्ड के केस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। वीक फील्ड में नहीं आएगा क्योंकि वीक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स वीक फील्ड में ही है तो m की वैल्यू तो 0 ही रहेगी ना, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन पेयर्स सिर्फ कब जनरेट हो सकते हैं? जब वो वीक फील्ड से कहाँ जाए? स्ट्रॉन्ग फील्ड में जाए। तो ये जो फॉर्मूला है वो किस में लगाओगे आप? स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक। नाउ अब ये D1 का हो गया, जो भी डेल नॉट की वैल्यू देगी उसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि CFSE की जो माइनस वैल्यू है, माइनस इंडिकेट करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है। जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में भी इंथैल्पी अगर निगेटिव आए तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है। और अगर इंथैल्पी पॉजिटिव आए मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो वैसे ही इसमें CFSE क्या इंडिकेट करेगा कि ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो जो CFSE की वैल्यू आती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। मतलब जितनी ज्यादा CFSE की वैल्यू, मैग्नीट्यूड देखना है अपने को, साइन नहीं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से जितनी ज्यादा CFSE वैल्यू होगी उतनी ज्यादा कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्स की क्या होगी? स्टेबिलिटी। तो D1 हो गया। अब D2 करते हैं। तो ध्यान देंगे कि D1 और D2 D3 ये तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में एक जैसे ही होगा ना। तो अब मान लो हम करते हैं D2, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों का है ना। तो D2 में भी सेम वही, T2 नीचे रहेगा और आपका EG सेट जो ऊपर रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 और ये हो गया 2। तो नीचे कितना डिक्रीज होता है? नंबर ऑफ जो फॉर्मूला लिखाए थे, फॉर्मूला ही लेके चलो। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है T2G में दैट इज 2 और T2G की वैल्यू कितनी होती है? -0.4 डेल नॉट। EG में तो इलेक्ट्रॉन नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा -0.8 डेल नॉट। ये आगे CFSE वैल्यू D2 के लिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों के लिए सेम होगी। फिर हम करते हैं D3, ये हो गया आपका T2 और ये E 1 2 3। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 और एक के लिए वैल्यू कितनी है? -0.4 डेल नॉट। ये हो जाएगा -1.2 डेल नॉट, ठीक। ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड के लिए सेम। जो सेम वाला इसको पहले कर रहे हैं। फिर D8 में ये हो गया T2 और ये E 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मान लो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर होगा तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी वही कॉन्फ़िगरेशन भरा रहा है, वीक फील्ड में भी वही कॉन्फ़िगरेशन भरा, इसलिए D8 की जो SF में वैल्यू मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में वैल्यू और वीक फील्ड में वैल्यू क्या रहेगी? सेम। नाउ अब इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो T2G में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो कितने हैं? 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? -0.4 डेल नॉट प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 और उसकी वैल्यू कितनी है? +0.6 डेल नॉट। और m की वैल्यू तो 0 रहेगी क्योंकि वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ नए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है एक भी नहीं बन रहे, सेम है। इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 है, इसलिए आगे हम पेयरिंग एनर्जी वाला नहीं कैलकुलेट करेंगे। 6 4 ज़ा 24 तो ये जाएगा -2.4 डेल नॉट। 6 2 ज़ा 12 तो ये जाएगा +1.2 डेल नॉट। तो ये कितना आएगा? -1.2 डेल नॉट। ये D2 का D8 का आ गया। अब है D9 में देखो ये हो गया। अगर वीक फील्ड के जैसे इसमें भरे तो 1
2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 9 वीक फील्ड। इसी को अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसे फिल करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। सी दोनों में कॉन्फ़िगरेशन से मतलब इसमें भी जो वैल्यूज है वो कैसे आएगी, बराबर आएगी। तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस इसमें कितना है 3 इंटू प्लस 0.6 डेल नॉट। तो ये हो जाएगा माइनस 2.4 डेल नॉट प्लस 6 3 से 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 0.6 डेल नॉट। ठीक, वैसे ही D10 का निकालेंगे। D10 में तो अपने को पता है, समझ ही आ रहा है, D10 है मतलब पूरा d ऑर्बिटल्स फिल, तो उसका सेम होगा T2G में भी और EG में, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस 4 इंटू हो जाएगा 0.6 डेल नॉट। तो माइनस 2.4 डेल नॉट प्लस 2.4 डेल नॉट, तो क्या आ गया 0। तो D10 की CFSE वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये जो वो कॉन्फ़िगरेशंस थे कौन से, D1 D2 D3 D8 D9 और D10, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे थे, सेम। तो इनकी CFSE वैल्यू SF मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में क्या रहेंगे, सेम। अब हम उन कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे कौन से, D4 D5 D6 और D7, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में अलग अलग आएगी CFSE की वैल्यूज। ठीक, अब हम करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड उन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए जिसमें अलग है। कौन से है वो कॉन्फ़िगरेशन, D4 D5 D6 और ये हो जाएगा D7। तो पहले हम वीक फील्ड का करेंगे क्योंकि हमें M की वैल्यू भी निकालनी है। तो M के लिए कैसे, जब पता हो जाए वीक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशंस कैसे भरा है, उससे फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड में इजिली आ जाएगा। तो वीक फील्ड का हम स्टार्ट करेंगे। तो मान लो पहले निकालते हैं किसका, D4 का। T2G नीचे ही रहेगा, EG ऊपर रहेगा। ठीक, D4 में कैसे, वीक फील्ड में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन इसलिए, और ये हो जाएगा माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू 0.6 डेल नॉट। पेयरिंग एनर्जी इसमें नहीं लगाना है वीक फील्ड में। ये हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस 0.6 और ओवरऑल आ जाएगा माइनस 0.6 डेल नॉट। ये किसका आया, D4 का। ठीक, इजी है। D5 का, D5 में भी T2G नीचे EG ऊपर 1 2 3 4 5। तो हो जाएगा 3 इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस 2 इंटू आ जाएगा 0.6 डेल नॉट। तो हो जाएगा माइनस 1.2 प्लस 6 2 12 1.2 डेल नॉट प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 0। तो D5 वीक फील्ड के लिए कितना आ गया, CFSE 0। नेक्स्ट D6, ये हो गया आपका D6। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इंटू हो जाएगा माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस कितने हैं 2 इंटू पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ने ये 0.6 डेल नॉट। तो 4 4 जा 16 माइनस 1.6 डेल नॉट प्लस 6 2 जा 8 12 सॉरी 1.2 ये हो जाएगा डेल नॉट। 6 2 जा 12 4 4 जा 16। तो इसमें इसको माइनस किया तो कितना है, माइनस 0.4 डेल नॉट। ठीक, नेक्स्ट है आपका D7। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इंटू माइनस 0.4 डेल नॉट प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 0.6 डेल नॉट। तो इसको सॉल्व करो, 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा माइनस 2.0 डेल नॉट प्लस 6 2 जा 12। तो ये हो जाएगा 1.2 डेल नॉट। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, माइनस 0.8 डेल नॉट। ये किसका है, D7 का वैल्यू, राइट। अब हम निकालेंगे किसका, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमें M इंटू पेयरिंग एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग देख के करेंगे। ठीक, अब मान लो D4 में ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में मतलब 1 2 3 और ये हो गया 4। अब नए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो एक नया बना ना, क्योंकि ये देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट हुआ है। इसलिए पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ T2G कितने, 4। यहाँ पे अब D4 में अगर देखें तो यहाँ पे D4 में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ये 4 इलेक्ट्रॉन भरे। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, यहाँ एक जनरेट हुआ। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 1। तो इसलिए हो जाएगा 1 इंटू P मीन्स जो भी पेयरिंग एनर्जी रहेगी, तो यह आ जाएगा माइनस 1.6 डेल नॉट प्लस
पी, ये इसकी वैल्यू आएगी। फिर मान लो D5 के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इंटू हो जाएगा -0.4 डेल नॉट। इजी में तो एक भी नहीं, अब नए कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बने, 2, क्योंकि यहाँ एक भी नहीं था, यहाँ 2 बना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पी, तो ये हो जाएगा -5 4 20 प्लस 2p। ठीक, नेक्स्ट है D6, ये हो जाएगा 6 मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने नए इलेक्ट्रॉन पेयर बने, तो यहाँ ध्यान दो, पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से है, ये जो है वीक फील्ड में भी है, तो हमें सिर्फ कितने कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने जो नए फॉर्म हुए। तो नए कितने बने, ये जो 2 है ये नए बने, इसलिए m की वैल्यू क्या रहेगी, 2। तो ये हो जाएगा पहले 6 इंटू -0.4 डेल नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ पी, तो ये जाएगा -2.4 डेल नॉट प्लस ट्वाइस ऑफ पी। ठीक, फिर आगे D7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7 स्ट्रॉन्ग फील्ड के जैसा, तो 6 इंटू हो जाएगा -0.4 डेल नॉट प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इजी में, तो 1 इंटू 0.6 डेल नॉट प्लस कितने नए इलेक्ट्रॉन पेयर्स बने, तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 है और यहाँ 3, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है जो नया जनरेट हुआ, इसलिए 1 इंटू पी, तो ये हो जाएगा -2.4 डेल नॉट प्लस 0.6 डेल नॉट प्लस पी। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका -1.8 डेल नॉट प्लस पी, तो ये आ जाएगा किसका, D7 का। तो इस तरह से हम CFSE वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल में, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में। जो कॉन्फ़िगरेशन सेम है उसको ध्यान रखना, बस यही कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फील होगा, CFSE की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब CFSE की वैल्यू जितनी ज्यादा, मैग्नीट्यूड बस कंपेयर करना है, उतनी ज्यादा क्या होगी, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। ठीक, तो अगर मैं D4 D5 D6 D7 इसमें कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ अगर पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करें, सिर्फ आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो देखो D4 में आपका जो D4 है इसमें है आपका -1.6 डेल नॉट, D5 में है -2.0 डेल नॉट, D6 में है -2.4 डेल नॉट और D7 में है -1.8 डेल नॉट। तो जितनी ज्यादा CFSE उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा CFSE वैल्यू किसकी है, 2.4। मैग्नीट्यूड देखना, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा तो CFSE की वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो D6 की सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, D6 का। फिर 2.0 वाला मतलब D5 का, फिर 1.8 मतलब D7 का, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो गई, आपकी D4 की। तो ये हो गया इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर इसमें देखें वीक फील्ड में, तो D4 का देखो ये है -0.6 और D5 का तो 0 हो गया, D6 का -0.4 और D7 का -0.8। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जिसका 0 उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, मतलब D5 की सबसे कम हो गई। उसके बाद 0.4 ये दैट इज D6, फिर हो जाएगी D6 की, फिर 0.6 वाली क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड फिर कम है इसलिए D4, और सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वीक फील्ड में किसका आ रहा है अभी इस वाले केस में, D7 का, जो कि 0.8 सबसे ज्यादा, तो इसलिए D7 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्लियर। अभी हमने जो भी CFSE की वैल्यू निकाली वो किसकी थी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अब इसी का अगर हम लोग टेट्राहेड्रल में निकालें, तो टेट्राहेड्रल में पहले ध्यान देना कि किसका एनर्जी कम होता है, E का एनर्जी कम होगा और T2 का जो एनर्जी है वो ऊपर, E का नीचे और T2 ऊपर रहेगा। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वीक फील्ड की तरह ही भरा जाएगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह फिल नहीं होगा। वीक फील्ड की तरह मतलब हमेशा पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरना है, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। इसमें पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं होगा, हमेशा चाहे कोई भी लिगेंड्स हो, कोई भी आपका मेटल हो, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड्स को हमेशा किसकी तरह भरना है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वीक फील्ड की तरह। ठीक, तो इसके हम लोग 5 कर लेते हैं, D1 D2 से D5 तक, उसके बाद वाले जो है वो आप लोग करेंगे। ठीक, D1 अगर भरना है तो ऑब्वियसली E नीचे है और इसमें T2 जो है वो ऊपर रहेगा, तो D1 मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, और ये 6 2 12 ना, यहाँ ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू ये किससे रिलेटेड है, 0.6 से, और जो T2 है वो रिलेटेड रहता है 0.4 से। अब अगर वो ऊपर हो गया मतलब प्लस और ये नीचे हो गया मतलब ये माइनस। ठीक, और ये किस में आएगा, टेट्राहेड्रल के लिए, मतलब ये डेल्टा T होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -0.6 डेल्टा T,
तो यह आ जाएगा -0.6 डेल्टा टी। और जो ये रिलेशन है डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इसकी हेल्प से हम इसको ऑक्टाहेड्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर है आपका मान लो D2 के लिए निकालना है, E नीचे T2 ऊपर 1 और ये 2 हो गया, 2 इंटू इससे किससे -0.6 डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा -1.2 डेल्टा टी। करेक्ट। उसके बाद हम मान लो निकालना है D3 का, E नीचे T2 ऊपर 1 2 और ये 3, क्योंकि इसे हमेशा वी फील्ड की तरह भरना है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 2 -0.6 डेल्टा टी प्लस इसमें है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.4 डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा -1.2 डेल्टा टी प्लस 0.4 डेल्टा टी, इसको करेंगे तो कितना आएगा -0.8 डेल्टा टी। ठीक, अब है मान लो D4 का निकालना है, इसमें E नीचे रहेगा ना, हम टेट्राहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं, तो E नीचे और ये T2 जो है ऊपर, तो ये 1 2 3 और ये हो गया 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -0.6 डेल्टा टी प्लस 2 इंटू 0.4 डेल्टा टी, तो ये क्या हो जाएगा -1.2 डेल्टा टी प्लस 4 2 ज़ा 8, तो 0.8 डेल्टा टी। इसको सॉल्व करेंगे तो -0.4 डेल्टा टी। ठीक, अब मान लो हमको निकालना है D5 का, E नीचे T2 ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, तो हो जाएगा 2 इंटू -0.6 डेल्टा टी प्लस ये कितने 3 इंटू 0.4 डेल्टा टी, तो हो जाएगा -1.2 डेल्टा टी प्लस 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 1.2 डेल्टा टी प्लस माइनस माइनस, तो आंसर के आगे 0। इसमें भी सेम वैसे ही रहेगा, CFSE की वैल्यू ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर इसमें आप ऑर्डर कंपेयर करें तो D1 का देखो कितना आया -0.6, D2 का आया -1.2, D3 का -0.8, D4 का -0.4 और D5 का तो 0 आया। तो जिसकी ये वैल्यू मैग्नीट्यूड कंपेयर करें, मैग्नीट्यूड ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो मैग्नीट्यूड किसकी सबसे ज्यादा है 1.2 की, तो इसकी वैल्यू जो है सबसे ज्यादा आएगी। ठीक, फिर किसकी है 0.8, तो ये हो गया D3, फिर 0.6 की है ये D1 की, फिर D4 की और सबसे कम किसकी हो गई आपकी D5 की। ठीक, और हमेशा इसकी अगर कंपेयर करना है आपको ऑक्टाहेड्रल मतलब कन्वर्ट करना है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। बाकी जो D6 D7 D8 D9 और ये D10 ये आप लोग करेंगे, इजी है इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरना। बस हमेशा किसकी तरह भरेंगे टेट्राहेड्रल फील्ड में वीक फील्ड की तरह इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, मतलब पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे देन उसके इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसे कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरा जाता, सिर्फ किसमें भराया जाता है वो सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। इसके बाद हमारे में सिर्फ बचा क्या है एप्लीकेशंस और उसका जो फैक्टर जो CFSE की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये 3 चीज करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो वाले लेक्चर में। अभी इसमें इतना ही है। थैंक यू।